dear viewers, this is Ghulam Nabi, director of Global Spoken English. आज हम सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। दोस्तों कुछ लोग इसको एक हवा बना के रखते हैं कि प्रीपोजिशन समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको बहुत ही आसान सरल अंदाज में प्रीपोजिशन को समझाने सिखाने वाला हूं। बस शर्त है कि गुलाम नबी सर के साथ में बने रहिएगा और आप इसी वीडियो में प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप स्पोकन कर रहे हैं तो आपको अच्छी स्पोकन के लिए प्रीपोजिशन का सही प्रयोग होना जरूरी है, वरना माना कुछ का कुछ हो जाने वाला है। आप मुझे पूरे ईमानदारी से बताइए, क्या प्रीपोजिशन में आपको डर नहीं लगता है? जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो क्या आपको घबराहट नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है कि प्रीपोजिशन कहां पर और कैसे यूज करें? क्या जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा डर आपको प्रीपोजिशन में लगता है? चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो, ये दोनों समस्या अब आपके समाधान में आने वाले हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो में आज आप क्या समझने वाले हैं, पहले आप ये समझिएगा। हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि ऑन के कहां कहां पर यूज होते हैं। दूसरा यूज मैं आपको बताऊंगा कि ऑन टू को कहां कहां पर यूज करेंगे। तीसरा साथ में अपन को कैसे और कब कहां पर यूज करने वाले, वर को कैसे यूज करेंगे, साथ ही में आप एबो का कैसे प्रयोग करने वाले हैं और अब का किस स्टाइल में आप अपने स्पोकन में यूज करेंगे। साथ ही साथ में बिलो का यूज कहां और कब होगा, अंडर का यूज किस तरह करने वाले हैं, बिलो अंडर में डिफरेंस क्या होने वाला है, बीनीथ आप कब यूज करेंगे और अंडरनीथ कैसे यूज करेंगे। यदि इनमें से कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन में रहते हैं, किसी में भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं, घबराइए नहीं, गुलाम नबी सर के साथ में बने रहिएगा। इसी वीडियो में सारा क्लियर होने वाला है। बस आप वीडियो को स्किप ना करिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से आप सबको समझने वाले हैं। तो चलिए रेडी होइए, हम आगे बढ़ते। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो आपका हो रहा है, कोई नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आता है, लगता है और फिर उसका संबंध बताता है। क्या होता है, अरे कोई नाम हो जाएगा उससे पहले आ जाता है, या फिर अगर प्रोनाउन हो जाएगा तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और उसका संबंध बता देगा। इसी को तो प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए हम आज समझने वाले हैं, पहला ऑन के बारे में समझने वाले हैं और ऑन के सारे यूजेस में आपको यहां पर सारी बारीकी से बताने वाला हूं। एक आसान सा पहला यूज ऑन, ये यूज होता है सरफेस के लिए यूज होता है। सरफेस क्या होता है, कोई ऊपरी चीज पर हो, उसे मिला हो, उसे टच हो। पहला एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, जैसे आप इस मोबाइल को देख रहे हैं और ये मोबाइल मेरे हाथ पर, तो मैंने कहा कि The mobile is on my hand। तो मोबाइल कहां पे रखा हुआ, मेरे हाथ पर रखा हुआ है। तो यहां क्या हो गया, हमारा हाथ एक ना सरफेस है, यानी ऊपर से दिखने वाली चीज है। तो उसके ऊपर जो मोबाइल रखा हुआ है इसलिए हम ऑन लगा रहे हैं। आप याद रखिएगा, इसे टच ही होना चाहिए, इसे टच में रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए। पर के माना तभी आएगा। इसी तरह से आपने और दूसरा एग्जांपल कहा कि बुक टेबल पर है, तो क्या हो जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो आपकी है वो टेबल पर रखी हुई है, वो ठहरी हुई है, इसीलिए आपने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है, द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो बताइए जो लड़का है वो चेयर पर बैठा हुआ है, वो एक अपने पोजीशन पर, वो एक अपने जगह पर है, इसीलिए आपने कहा कि द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर। आपका हो गया। आपने कहा कि वो वॉक कर रहा है, ही इज वॉकिंग। क्या कर रहा है,
ही इज वॉकिंग, तो सोचेंगे सर वॉक करने में है, सर वो अपनी जगह पे कहां रखा है, क्योंकि आपने अभी बताया था सर ऑन का जो यूज है वो लगा रहना चाहिए। अरे भैया वो जो जमीन पे चला तो लगा हुआ है ना, वो कहीं हवा में तो उड़ नहीं रहा है, कोई हीरोगिरी तो कर नहीं रहा है, हीरो बनते तो दिखा नहीं रहा कि वो हवा में कुछ कर रहा। अरे भाई ही इज वॉकिंग, वो वॉक कर रहा है तो जमीन से ही लग करके काम हो रहा है, तो इसीलिए आपने कहा ही इज वॉकिंग, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग, कहां दौड़ रहे हैं, ऑन द रोड, तो रोड पर दौड़ रहे हैं, तो रोड पर दौड़ रहे हैं तो उसे लग करके हो रहा है, तो अब जैसे आपने कहा ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड पर वॉक कर रहा है, या दे आर रनिंग ऑन द रोड, तो भी यहां पर आप ऑन का प्रयोग करने वाले हैं। आपने कहा कि मोबाइल मेरे सर पर है, तो द मोबाइल इज ऑन माई हेड, तो यहां पे जो लगा हुआ रहेगा तो आपका हेड हो जाएगा। तो इस तरह से ऑन का कहां पर यूज करने वाले हैं भाई, कुछ सरफेस पर हो तो आप ऑन पर यूज करने वाले हैं। इसी तरह ऑन का और भी कई जगह आप यूज करेंगे। क्या होता है कि जब आप इसमें करने वाले सरफेस के साथ, जैसे आपने कहा ना ऑन द टेबल, इसी तरह आपने कहा इस तरह मून होता है तो ऑन द मून आप कहने वाले हैं, छत पर कोई होगा तो ऑन द रूफ कहने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि वो छत पर सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, कि जो सोया हुआ है तो क्या छत से मिला हुआ है ना, छत से जुदा तो है नहीं कि छत ये है और वो ऊपर है, नहीं, वो उसे मिला हुआ है, जो छत के सरफेस पर है, छत के ऊपरी सतह पर है, इसलिए आपने कहा ही स्लीपिंग ऑन द रूफ आपका हो जाएगा। इसी तरह ऑन द बस भी कहा जाता है, हाँ उसका इन द बस भी कहा जाता है और ऑन द बस भी कहा जाता है। जब आप उसके ऊपरी सतह लेते हैं तो ऑन द बस, ऑन द से बस से मतलब ये नहीं कि छत के ऊपर, जो बस के ऊपर है वो अलग सिचुएशन हो जाएगा, और जो बस के अंदर रहते हैं तो उसके लिए भी हो जाता है कि आई एम ऑन द बस, मैं बस पर हूं, यानी चल रही है और उसके ऊपर आप हैं, तो ऑन द बस करने वाले हैं। रेडियो पर क्या होता है, ऑन द रेडियो कह देते हैं। फर्श होता है, ऑन द फ्लोर होता है, कि द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर बैठा हुआ है। दोस्तों ये आपका पहला यूज हो जाएगा ऑन का यूज, जो किसी सरफेस से वो मिला हुआ है। आपने क्या देखिए मिला हुआ है। ऑन का जो दूसरा यूज है किसी डिवाइस के लिए होता है या किसी मशीन पर करने के लिए। डिवाइस क्या, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, तो यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, ऑन का वर्ड यूज करने वाले हैं। कैसे, जैसे कहा कि मैं फोन पे हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑन फोन, हमने कहा कि वो फोन पे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग ऑन फोन आपका हो जाएगा। तो मोबाइल एक डिवाइस ही डिवाइस है, तो जब भी आप करेंगे फोन के बारे में हो जाएगा कि आई एम ऑन फोन, यानी मैं फोन पे हूं, या वो फोन पे है, ही इज ऑन फोन हो जाएगा आपका, यानी वो फोन पे बात कर रहा है, he is talking on फोन आपका हो जाएगा। तो आपने क्या देंगे, डिवाइस पे यूज होने वाला है। जैसे कोई कंप्यूटर पे आप काम करते हैं ना, आई होप आप भी काम करते होंगे, तो जैसे हमने कहा कि सर मैं सुबह से कंप्यूटर पर काम कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। क्या आपने देखा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कहा कंप्यूटर डिवाइस है आपका, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, क्या रहेगा, ऑन कंप्यूटर, इन कंप्यूटर आप नहीं कहने वाले हैं, ये आपका डिवाइस है ये। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। हाँ, इसी तरह आपने और भी इसके एग्जांपल कर लिए। आपने कहा कि माय फेवरेट सीरियल विल कम ऑन दिस चैनल, तो आपने कहा माय फेवरेट सीरियल विल कम ऑन दिस चैनल, मेरी फेवरेट सीरियल आएगी इस चैनल पर आपका हो जाएगा। तो ऑन का आप इस तरह से आप यूज करने वाले हैं कि माय फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी टुनाइट। क्या आपने कहा, माय फेवरेट मूवी या सीरियल विल बी ऑन टीवी टुनाइट, आज की रात मेरी फेवरेट मूवी या सीरियल कहां पर होगी, टीवी पर होगी। तो क्या आपका क्लियर हो गया कि भाई अगर कोई भी मोबाइल पे बात कर रहा है तो ही इज ऑन फोन कहने वाले हैं, वो सुबह से कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग कहने वाले। तो यहां पर मशीन की बात हो जाएगी, डिवाइस की बात हो जाएगी, बगैर टेंशन का आप ऑन यूज कर देने वाले हैं। तो आई होप अब आपका ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह क्या करने वाले हैं आपको पता है, जब बॉडी के बारे में बात आएगी तो भी करने वाले हैं, यानी कि पार्ट्स जो बॉडी होती है उसके बारे में भी आप ऑन यूज करने वाले हैं। जैसे कहना है कि वो हो अपने एंगेजमेंट की अंगूठी अपनी उंगली पर पहनी हुई थी या उंगली में पहनी हुई थी कहते ना, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज वेयरिंग हर एंगेजमेंट रिंग, क्या रहेगा, ऑन हर फिंगर रहेगा।
क्या रहेगा? ऑन हर फिंगर। अगर आप ये सोच रहे थे कि शी वाज वेयरिंग हर एंगेजमेंट रिंग इन हर फिंगर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता दोस्तों, कि ये आपका जो बॉडी का पार्ट आपका हो रहा है। ही हिट ऑन माई शोल्डर, तो ही हिट ऑन माई शोल्डर यानी कि उसने मेरे शोल्डर पर मारा। तो आपको क्या हो गया? ऑन माई शोल्डर कहा। आपको क्लियर हो रहा है? तो ऑन माई शोल्डर हो जाएगा क्योंकि आपका बॉडी का एक पार्ट है दोस्तों। इसी तरह आपने कहा मेरी बेबी ने मेरे गाल पर किस किया, तो क्या हो जाएगा? माई बेबी किस्ड ऑन माई चीक। तो मेरी बेबी ने मेरे गाल पे किस किया, क्या बोलने वाले हैं? माई बेबी किस्ड ऑन माई चीक। तो आपका ये भी तीसरा क्लियर हो गया कि जब बॉडी की पार्ट की बारी आएगी तो आप वहां पर ऑन का यूज करने वाले हैं दोस्तों। और क्या होता है कि अब स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि हालत को बताने के लिए चौथा यूज होने वाला है। क्या हालत बताने के लिए? कैसा? आपने कहा जैसे बिल्डिंग में आग लग गई तो क्या बोलेंगे कि क्या हो जाएगा? द बिल्डिंग इज ऑन फायर। क्या बोलेंगे? द बिल्डिंग इज ऑन फायर, यानी बिल्डिंग किस हालत में है, ये हालत सिचुएशन को दर्शा रहा है। तो आप ये कहेंगे द बिल्डिंग इज ऑन फायर, यानी कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है। और आपने हालत क्या देखा? मान लीजिए कोई क्रिकेटर बढ़िया बैटिंग कर रहा था, कल एक मैच चल रहा था, मान लीजिएगा विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तो आपने कहा भाई इतनी अच्छा खेल रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे, विराट वाज ऑन फायर। तो इसका मतलब नहीं कि विराट मतलब आग पर थे, ये उसकी हालत बता रहे हैं, हालत को दर्शा रहे हैं। तो ऐसे जगह पे जब आप स्टेट बताएंगे तो वहां पर क्या करने वाले हैं? आप ऑन का यूज करने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि एवरीथिंग इज इन दिस स्टोर ऑन सेल, तो एवरीथिंग इज इन दिस स्टोर ऑन सेल। तो आपने कहा एवरीथिंग जो हो रहा है इस दुकान में हो रहा है, किस पर? सेल पर बिकने वाला है, यानी फिक्स रेट पे है, इतना लगा हुआ है, इतने का ये बिक रहा है दोस्तों। अगला यूज आपका है डेट से पहले आप यूज करने वाले हैं और डे से पहले भी यूज करने वाले हैं। पहले हम डे के एग्जांपल को समझते हैं कि जब भी दिन की बात आएगी तो आप ऑन यूज करने वाले हैं। मैं संडे को आऊंगा, आई विल कम ऑन संडे बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे? आई विल कम ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। इस तरह से सेंटेंस आप कहने वाले हैं। आपने कहा मेरे चाचा फ्राइडे को आएंगे, माय अंकल विल कम ऑन फ्राइडे। आपका ये हो जाएगा हम क्रिकेट सैटरडे को खेलेंगे, we will play cricket on Saturday। तो क्या आपको पता चला कि जब भी दिन की बात आएगी ऑन लगने वाला है, एट आप कभी नहीं यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे? ऑन ही आप यहां पर यूज करने वाले हैं। आपने कहा मैं संडे मॉर्निंग को आऊंगा, तो आई विल कम ऑन संडे मॉर्निंग, यानी आपने क्या कर दिया? संडे की मॉर्निंग को बता दिया। दोस्तों इस तरह से आई होप डे का आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा मैं एक बात और, अगला क्या आपका डेट के लिए यूज होने वाला, बड़ा आसान है। जैसे कहना कि मैं 2 जून को मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई ऑन 2 जून। अब जून आपका जो महीना है, क्या आपका डेट नहीं है? क्या आपका ये तारीख नहीं है? तो इस तरह से जब भी आपको डेट के लिए कहना होगा तो आप कहने वाले हैं ऑन कहने वाले हैं। जब भी आपको डेट कहना होगा तो आप ऑन लगा लेने वाले हैं। कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होने वाला है। अच्छा एक और इसका यूज होता है डिमांड के लिए यूज होता है। जैसे हमने कहा कि मैं ये वीडियो आपके डिमांड पर बना रहा हूं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन योर डिमांड, या दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन योर डिमांड। ये वीडियो आपके डिमांड पर बेस है। तो इस तरह से डिमांड के लिए भी आपका ऑन यूज होने वाला है दोस्तों। ऑन का यूज पोजीशन बताने के लिए भी यूज करने वाले हैं। किस तरह? जैसे आपने कहा कि मैं छुट्टी पर हूं, तो क्या आ जाएगा? आई एम ऑन लीव या आई एम ऑन हॉलीडे। तो हमारी पोजीशन बता रहे हैं कि हमारी पोजीशन अभी क्या है। तो आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूं, ये भी आपका एक पोजीशन दर्शा रहा है। वो छुट्टी पर है, ही इज ऑन लीव या ही इज ऑन हॉलीडे। तो इस तरह से भी आपका ये पोजीशन के लिए दोस्तों यूज हो जाने वाला है। और ये कोई स्पेशल प्लेस के लिए, सर्टेन थिंग के लिए भी यूज होने वाला है। जैसे आप पिकनिक पर जाते हैं तो आप कहते हैं आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक। क्या बोलते हैं?
आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक, कि आप एक सर्टेन एक स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, तो ऐसे जगह पर भी आप यूज करने वाले हैं ऑन हो जाएगा। कि जैसे हम एक पिकनिक पे जाएंगे, वी विल गो ऑन अ पिकनिक हो जाएगा। ऑन का और यूज हो जाएगा, जैसे कहते हैं ऑन द अदर हैंड, ऑन द लेफ्ट हैंड, ऑन द राइट हैंड। तो इस तरह से ऑन की अब उम्मीद है अब आपको स्पीकिंग में या फिर किसी एग्जाम में कोई चिंता कोई टेंशन नहीं होने वाली है। दिल खोल करके ऑन का यूज करिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इस प्रीपोजिशन के वीडियो से आपको कुछ भी मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, साथ में और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, वरना हमारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट रहता है सर कि हमारे पास नई वीडियो का अपडेट नहीं आता है। बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास अपडेट नहीं आएगा। मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा प्रीपोजिशन जो कि है अपन, जिसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आप मेरे साथ में बने रहिएगा। तो अपन का माना पर भी होता है, अपन का माना ऊपर भी होता है, अपन का माना लगभग भी होता है। चलिए मैं आपको एक एक करके इसका यूज सुनाता हूं। देखिए, एक होता है कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और गायब हो। जैसे हमने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सर के ऊपर पंखा है, तो मैंने कहा कि मेरे सर के ऊपर पंखा है। इंग्लिश का सेंटेंस आपका हो जाएगा कि द फैन इज अपन माई हेड। मैंने क्या कहा? द फैन इज अपन माई हेड। अब इसमें हम अपन क्यों यूज कर रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं यूज करें क्योंकि गलत हो जाएगा। अगर आप कह देंगे कि द फैन इज ऑन माई हेड तो मतलब हो जाएगा कि आपके सर से वो चिपका हुआ है, भाई वो गलत हो जाएगा, 0 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अपन मतलब उसमें गायब है, टच नहीं है, तो यहां पर आपका हो जाएगा द फैन इज अपन माई हेड हो जाएगा, बीच में गायब मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल आप समझिएगा कि ब्रिज नदी के ऊपर है। आप कहेंगे कि द ब्रिज इज अपन द रिवर। क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि द ब्रिज इज अपन द रिवर दोस्तों। दूसरा इसका यूज हो जाता है जब अपन का माना लगभग के माना में लेते हैं। देखिए, कोई त्योहार आने वाला होता है तो हम कहते हैं कि यह त्योहार आने वाला है, कुछ दिन अभी बाकी है। तो जैसे आपने कहा कि ईद है, दिवाली है, आने वाली है, तो आपने कहा दिवाली आने वाली है, तो आप कहेंगे दिवाली इज ऑलमोस्ट अपन अस। आपने क्या कहा? दिवाली इज ऑलमोस्ट अपन अस। तो यहां पे अपन का माना हो रहा है कि बिल्कुल आने वाले करीब ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि ईद आने वाली है, तो ईद इज अपन अस। इसका मतलब क्या है? अपन का माना होता है लगभग या करीब करीब। तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, जो शॉपिंग करना है, जो खरीदारी करना है, वो कर लीजिएगा क्योंकि अब ज्यादा इसमें समय नहीं है। तो अपन का दूसरा यूज आपका था कि आप किसी फेस्टिवल से पहले, किसी इवेंट से पहले आप यहां पर यूज करने वाले हैं, अपन को यूज करने वाले हैं। जैसे कहा कि गर्मी आने वाली है, ठंडी आने वाली है, तो क्या हो जाएगा? द समर इज अपन अस, कि समर आने ही वाला है, गर्मी आने ही वाली है, इस तरह ठंडी आने वाली है। तो आप कह देंगे कि द विंटर इज अपन अस। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये दूसरा यूज अपन का माना जो लगभग है, करीब है, ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपन का माना मोशन के लिए होता है। क्या मतलब? अपन का माना पर तो होने वाला है या किसी चीज के ऊपर। जैसे एक बिल्ली है और वो बिल्ली कूद करके टेबल पर जाती है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि बिल्ली एक जगह पर बैठी थी, वो कूद करके टेबल पर गई, तो कूदना बता, इसमें मोशन पाया गया, गति पाई गई। हाँ, गति के लिए यूज करेंगे कि आप कहेंगे कि द कैट जंप्ड अपन द टेबल। ये आप कहने वाले, मेन यूज यहां पर आपका है। अच्छा, साथ में एक और बता दो आपको, यहां पर चाहे तो आप ऑन टू को भी यूज कर सकते हैं कि द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। बिल्कुल यूज करना सही है आपका। तो इस तरह से जब गति किसी चीज में पाई जाएगी तो वहां पर भी आप कहने वाले हैं अपन, आप कहने वाले। जैसे आपने देखा कि शेर है,
जंगल में और कोई जानवर, मान लीजिएगा कि बकरी, तो आपने कहा कि शेर ने बकरी के ऊपर छलांग मारी, तो क्या हो रहा है कि द लायन स्प्रैंग ऑन द गोट, तो स्प्रिंग का सेकेंड फॉर्म स्प्रैंग हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट ऐसा ग्रामर हो जाएगा। तो आपने कहा द लायन स्प्रैंग ऑन गोट, तो जो बकरी पर छलांग मारी तो वहां पे क्या हो रहा है, अपन में क्या होता है कि मोशन पाया जाता है या फिर झटका पाया जाता है। तो अपन का यूज बिल्कुल यही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद आपको रखना है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत पाया जाना जरूरी है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आपके लिए, इसमें आपको ध्यान ये रखना है, कोई एक काम हो और उसके बाद कोई फौरन दूसरा काम हो, तब वहां पर आप अपन यूज करने वाले हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कहा कि वो इंटरमीडिएट करने के बाद शादी कर ली, यानी कि शी गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन कंप्लीटिंग इंटरमीडिएट। तो यहां पे क्या हुआ कि शी गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली, अपॉन कंप्लीटिंग या अपॉन पासिंग आउट इंटरमीडिएट। तो यहां पर आपने कहा शी गॉट मैरिड, उसने शादी किस चीज के बाद में, अपन पासिंग आउट इंटरमीडिएट, अपन पासिंग आउट 12th, यानी 12th उसने कंप्लीट किया और फिर घर वाले ने उसकी शादी करा दी। तो यहां पर एक काम के बाद अगर फौरन दूसरा काम होगा तो वहां पर आप अपन यूज करने वाले। इसी तरह जैसे आपका रिजल्ट निकला था और रिजल्ट देखने पर क्या हुआ कि आप अपने घर वालों की तरफ या किसी की तरफ दौड़े, तो आपने कहा कि अपन द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम आई ran towards my mom। आपने कहा कि अपन द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम के डिक्लेयर होने पर, यहां पे आप और नहीं यूज कर सकते हैं, यहां पे आप पर यूज करने वाले हैं। आई ran towards my mom, my mom की तरफ दौड़ा, यानी कि उसकी खुशखबरी देने के लिए, उसकी खुशखबरी देने के लिए, मॉम को बताने के लिए। इसी तरह आपने कहा कि रिजल्ट देखने पर मैं बहुत खुश हो गया, अपन सीइंग द रिजल्ट आई बिकेम सो हैप्पी। तो क्या हुआ कि आप कैसे हुआ, रिजल्ट निकला, आप देखिए फौरन आप खुश हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, एक काम के बाद जब फौरन काम होगा तो वहां पर और नहीं बल्कि अपन यूज करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका अपन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल आपका स्पोकन में भी यूज होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका ये हेल्प करने वाला है। अपन का पांचवा यूज है कि कोई काम या कोई चीज होती है, आप वो करते हैं और आगे जाने के बाद में उसे और ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा कि किसी ने काम किया, एक साल वो काम किया, अगले साल और उसे ज्यादा काम किया, अगले साल और उसे ज्यादा काम किया, तो आप कहेंगे कि he worked hard year upon year। यहां पे आपने देखा कि ये कहा गया he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया, year upon year, year upon year यानी उसने सालों साल मेहनत किया। इसका मतलब पहले साल उसने मेहनत किया, दूसरे साल और मेहनत किया, तीसरे साल और मेहनत किया। तो जो भी काम इस तरह से मिलने वाला है आप करने वाले हैं, तो इस तरह से जो बात आएगी वहां पर आप और नहीं बल्कि अपन यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल याद रखिएगा, आपका हमेशा के लिए हेल्प करने वाला है। जैसे आपने कहा कि वो मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड। क्या कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है। ईयर अपन ईयर पर बहुत आसान है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपन हिज सक्सेस, मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया उसके कामयाबी पर। तो यहाँ पे आप अपन यूज करने वाले हैं। तो क्या होता है कि कहीं कहीं पर आप ऑन यूज करें या अपन यूज करें, दोनों सेम माना में होते हैं। जैसे कि मैं अपने भाई पर डिपेंड, तो क्या हो जाएगा, आई डिपेंड ऑन माई ब्रदर।
यहाँ आप ये भी कह सकते हैं आई डिपेंड अपन माय ब्रदर, तो आप अपन यूज करेंगे तो और फॉर्मल मान आता है। बस यही चीज आपका मेन है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब अपन का ग्रामर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सबसे मेन यूज इसका जो है, आपको फिर मैं रिपीट कर दूं कि जो मोशन वाला होता है, जैसे आपने कहा कि द कैट जंप्ड अपन द टेबल, जो कूद करके दूसरे पर जाती है। द कैट जंप्ड क्या हो जाएगा, मानो कि दीवार कूद करके अगर जा रही है तो आपने कहा कि द कैट जंप्ड अपन द वॉल। तो इस तरह से इसके यूज अधिकतर यूज होने वाले हैं दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। समझ जा रहा है ऑन टू के बारे में। अच्छा, प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन जो होता है हमारा प्री और पोजिशन से मिलकर के बना है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और इसका जो रोल होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बनाता है। तो आज हम समझने वाले हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू का माना क्या होता है? ऑन टू का माना पर होता है, के और भी होता है और के पीछे भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑन टू का है, हम पहले उसको समझने वाले हैं, एक एक करके अब सारा डिटेल में समझने वाले हैं। बस शर्त यह है कि आप एंड तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो एंड का माना पर होता है, इसका यूज होने वाला है कि जब कोई चीज मोशन में हो, किसमें हो? मोशन में हो, गति में हो, हरकत में हो। जैसे कि हमने कहा कि बिल्ली, क्या हमने कहा कि बिल्ली टेबल पर कूदी। इंग्लिश में आप कहेंगे द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल। क्या बोलने वाले कि इसमें क्या हो रहा है कि बिल्ली एक जगह पर थी और बिल्ली दूसरी जगह पर कूदी। तो एक जगह से दूसरी जगह पे गई, तो बताइए इसमें मोशन हुआ कि नहीं हुआ? एक जगह से दूसरी जगह पाया गया कि नहीं पा गया? हाँ दोस्तों, ऑन टू का वहीं पर तो यूज होने वाला है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर वो चीज जा रही है तब ऑन टू यूज करेंगे, ऑन आप नहीं यूज करने वाले। अगर मान लीजिएगा बिल्ली टेबल पर बैठी हुई है, तब आप इंग्लिश में कहेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि बिल्ली अपने जगह पर है और टेबल से मिली हुई है, वो हिल नहीं रही है। तो आप कहेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। लेकिन जब एक मोशन पाया जाए कि एक जगह पर बिल्ली थी और वहां से कूद करके जाकर के टेबल पर बैठी है, तब आप कहेंगे, क्या बोलने वाले हैं? द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल आप कहने वाले हैं दोस्त। मैं छत पर जा रहा हूं, क्या कहेंगे? आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ। क्या बोलने वाले हैं? आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ कहने वाले हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑन टू का तो यही आपका फायदा होने वाला है। क्या हो रहा है कि आप छत पे जा रहे हैं तो चल के जा रहे हैं ना, इसमें मोशन पाया जा रहा है, इसलिए हो गया कि आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ आप कहने वाले। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर जैसे आपने कहा वो छत पे सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, तो सोया हुआ वो एक जगह पर है, इसलिए ऑन का यूज किया गया। ऑन टू का लेकिन जब एक से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहां पर आप कहने वाले हैं ऑन टू का यूज करने वाले हैं। और मैं आपको साथ में एक बात बताऊं, अपन तो अपन और ऑन टू ले मानिएगा, एक दोनों चचेरे भाई हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा था कि द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल कह सकते हैं, और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि द कैट जंप्ड अपन द टेबल। ये भी कहना बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि बैग था और बैग को मैंने टेबल पर फेंक दिया, तो हमने कहा कि आई थ्रू द बैग ऑन टू द टेबल कहने वाले हैं। या फिर मैंने मोबाइल को टेबल पर रखा, इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई पुट द मोबाइल ऑन टू द टेबल। ऑन टू क्यों कह रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बात क्लियर हो रही होगी। ऑन टू की मोशन पाया जा रहा है, मोबाइल आपने लिया, अब मोबाइल लेने के बाद में आप एक चीज पर रख रहे हैं, तो इसमें गति पाई गई कि मोबाइल आप ले रहे हैं उसके बाद में रख दें। तो आपने कहा आई पुट द मोबाइल ऑन टू द टेबल कहने वाले हैं। इसी तरह से जब आप ट्रेन से उतरते हैं, बस से उतरते हैं, तो वहां पे क्या कहने वाले हैं कि आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। लेट मी रिपीट, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए थे और ट्रेन से आप ऊपर नीचे उतर रहे हैं,
तो उसमें क्या गति पाई जा रही नहीं पा रही है? तो आपने कहा आई गॉट डाउन, मैं उतरा फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से, ऑन टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। तो वहां से नीचे उतर रहे हैं तो आप एक गति पाई जा रही है, मोशन पाई जा रही है, इसलिए यहां पर आप कहने वाले हैं ऑन टू कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो भी एग्जांपल आपके मिलने वाले हैं आप ऑन टू यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज आपका ऑन टू यहीं पर यूज होने वाला है। दूसरी चीज क्या आपका होने वाला है, दूसरा ऑन टू का माना होता है अवेयर ऑफ, यानी किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना। मैंने कहा कि आई एम ऑन टू ऑन योर प्लान, यानी कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पूरी जानकारी है। हाँ दोस्तों, ऑन टू का दूसरा माना आपका होने वाला है कि जब आप किसी चीज के बारे में पूरी अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे कि मैं तुम्हारे आदत के बारे में जानता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑन टू योर बिहेवियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कहा कि वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन आई एम ऑन टू हिज हैबिट, मैंने क्या कहा, आई एम ऑन टू हिज हैबिट, मैं उसके आदत के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं। आई एम ऑन टू दैट स्कीम, मैं उस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से जानता हूं। तो इस तरह से आप इस एम आर ऑन टू कहने वाले हैं, फिर समथिंग हो जाएगा, कोई चीज हो जाएगा, और इस तरह से आप ऑन टू का यूज बगैर डर का, विदाउट हेजिटेशन आप इस पूरी पोजीशन को आप बिल्कुल यूज कर पाएंगे। तीसरा ये जो आपका ऑन टू का है वो एंडिंग को बताने के लिए, जैसे कोई रास्ता है, वो रास्ता जाकर के हाईवे से मिल जाता है, तो हमने कहा कि दिस रोड लीड्स ऑन टू द हाईवे, एक रोड रास्ता है और ये रास्ता जो है खत्म हो जाएगा और जाकर के हाईवे से मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि जो रोड है हमारा यहां जाकर के खत्म होगा हाईवे से। इसी तरह एक रोड है और वो पार्क हो जाता है, तो हमने कहा ये रोड जाकर के आगे खत्म हो जाएगी कि तो दिस रोड लीड्स यू ऑन टू द पार्क, यानी कि ये रोड है ना पार्क को जाती है, वहां किसी चीज के एंडिंग को बताने के लिए हमारा आता है। दोस्तों इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑन टू का चौथा यूज है की और होता है, जो कि एक इनफॉर्मल यूज है, कम यूज होता है। तो जैसे इसको हम आपको एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे कुछ लोग कुछ तलाश कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, तो आपने एक सेंटेंस कहा कि दे न्यू दे वर ऑन टू समथिंग बिग, तो आपने कहा कि दे न्यू उन्हें पता था, दे वर ऑन टू समथिंग बिग, तो क्या होता है, दे वर ऑन टू समथिंग बिग, यानी कुछ बड़े चीज की तरफ बढ़े। यहाँ पे आपने सिचुएशन से देखा, आप इसको समझ जाएंगे कि ऑन टू को माना की और भी होता है, और ऑन टू का माना पीछे भी होता है। जैसे कोई किसी ने क्राइम किया और पुलिस उसके पीछे जा रही है, तो सिचुएशन से समझ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि द पुलिस वर ऑन टू हिम, तो क्या मतलब हो गया कि पुलिस उसके पीछे थी, वो भाग रहा था किसी वजह से, पुलिस पकड़ रही थी। जब इस तरह कहना होगा तो एक माना आपका और हो जाएगा, द पुलिस वर ऑन टू देम, तो पुलिस उनके पीछे थी या उन लोगों के पीछे थी। तो इस तरह से जब आपका माना आएगा तो जो है पीछे के माना हो जाने वाला है। तो आपको मैं इसको कंक्लूड कर दूं दोस्तों, इसमें सबसे जो बड़ी मेन पॉइंट थी कि ऑन टू मोशन के लिए आता है, कि एक गति बताने के लिए आता है, वहां पर आप यूज करने वाले हैं। जैसे मैं ट्रेन से उतरा तो आई स्टेप डाउन, तो आई स्टेप डाउन ऊपर से किसी नीचे की तरफ आना होता है, आई स्टेप डाउन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, इस तरह से आप कहने वाले हैं। तो मेन फायदा ऑन टू का दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ऐड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यदि आप एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको बगैर समझे आपका काम पूरा नहीं बल्कि अधूरा होने वाला है। तो भाई इस दुनिया में अधूरे नहीं पूरे बनिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ऐड के बारे में समझते हैं। तो ऐड हमारे प्रीपोजिशन का वर्ड है। पहला यूज ऐड का होगा कि समय से पहले आएगा। हमेशा जब भी आप समय की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम आपका होगा, तो आप ऐड का यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 6 बजे आऊंगा, आई विल कम एट 6 o'clock। यदि मॉर्निंग है तो एट 6 AM भी कह सकते हैं, या इवनिंग है
तो एट 6 PM भी कह सकते हैं, लेकिन आपको एट हमेशा लगाना है। मैंने कहा कि मैं 9 बजे नहीं आ सकता हूं, आई कैन नॉट कम एट 9 o'clock। 9 बजे हमने कहा, तो जब भी कोई टाइम बताएंगे उससे पहले एट लगाने वाले हैं। मैंने आपको सलाह दिया कि आपको 10 बजे आना चाहिए, यू शुड कम एट 10 o'clock। बहुत ही आसान यूज था आपका, यानी जब भी समय कहना होगा तो एट लगाएंगे, एट 1 o'clock, एट 2 o'clock, एट 5 o'clock, एट 10 o'clock। जब भी टाइम रहेगा आंख बंद करके आप एट ही यूज करने वाले, दूसरा यूज होने वाला नहीं है। चलिए एक आपका एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा समझते हैं कि एट का यूज होता है जब कोई दो जगह होता है, तो छोटे वाले जगह से पहले हम लगाएंगे एट का यूज करेंगे। जैसे आप अपना एड्रेस बताते हैं, मान लीजिएगा मैंने आपसे पूछा कि भाई आप कहां रहते हैं, आपने कहा गुलाम नबी सर मैं मुंबई में रहता हूं। आपने कहा आई लिव इन मुंबई, बिल्कुल कहना यहां पर सही है। मान लीजिए मुंबई में एक मोहल्ला है जिसका नाम शांति नगर है, आपने कहा कि आई लिव इन शांति नगर, ये भी कहना आपका सही है। जब आप सिर्फ एक जगह को ही दिखा रहे थे तो आपने कहा आई लिव इन मुंबई, कहना बिल्कुल ठीक था। और उस बड़े शहर मुंबई के अंदर एक मोहल्ला जिसका नाम शांति नगर मान लीजिएगा, आपने कहा आई लिव इन शांति नगर, दोनों कहना ठीक है। लेकिन जब आप ये कहें कि मैं शांति नगर मुंबई में रहता हूं, तब आपको कहना पड़ेगा आई लिव एट शांति नगर इन मुंबई, ये कहना सही होगा। अगर आप कहते हैं कि आई लिव इन शांति नगर इन मुंबई, ये कहना आपका गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जानते हैं कहां पर पैदा हुए थे। तो मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद इंडिया में पैदा हुए, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू was born at इलाहाबाद इन इंडिया। तो आप बताइए, इलाहाबाद एक शहर है और वो इंडिया के अंदर है, तो इंडिया बड़ा या कि इलाहाबाद? बोलेंगे सर इंडिया बड़ा। जो सबसे बड़ा वाला है उससे पहले आप हमेशा इन यूज करेंगे, और जो छोटा वाला है उससे पहले आप क्या यूज करने वाले हैं? एट यूज करने वाले हैं। इस तरह की कोई भी एग्जांपल होगा तो आप इसी तरह से आप बताने वाले हैं। जैसे कहा कि मेरी दुकान शांति नगर मुंबई में सिचुएटेड है, माई शॉप इज सिचुएटेड एट शांति नगर इन मुंबई। तो सिचुएटेड है यानी स्थित है, आपने उसका एड्रेस बताया, तो शांति नगर एक मोहल्ला मान लिए हम लोग और मुंबई बड़ा शहर मान लिए। तो जब भी इस तरह से आपको बताना होगा एक छोटी जगह और एक बड़ी जगह, तो छोटी जगह से पहले क्या रखेंगे? बोलिएगा एक बार, एट लगाने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि माय शॉप इज सिचुएटेड एट शांति नगर, शांति नगर में है, और शांति नगर कहाँ है? इन मुंबई, मुंबई में है। तो दूसरा यूज मुझे उम्मीद बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज एट का यूज करने वाले हैं जब किसी जगह के बारे में बात करें, किसके बारे में? किसी प्लेस के बारे में बात करें और उसके आसपास होने की बात करें। जैसे कि सिंपल मैंने आपसे कहा कि मैं बस स्टैंड पर हूं, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम ऑन द बस स्टैंड, कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलने वाले। क्यों? क्योंकि ऑन का यूज मैंने आपको बताया था कि ऑन का जो यूज होता है वो जगह से मिला हुआ होता है, और इसमें क्या हो रहा है? एट में क्या हो रहा है दोस्तों? एट में ये हो रहा है कि आप एक डायरेक्शन, एक जगह बता रहे हैं। सही सेंटेंस आपका हो जाएगा कि आई एम एट बस स्टैंड या आई एम एट बस स्टेशन, ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा। इसी तरह मैंने कॉल किया कि भाई कहाँ है, तो बोले अरे अभी तो मैं एयरपोर्ट पे हूँ, क्या कहेंगे आप? मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, आप कहेंगे आई एम एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक जगह है, आप उसको लोकेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप एट कहने वाले हैं। घर से पहले क्या कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि पापा घर पर हैं, तो इंग्लिश में हो जाएगा पापा इज एट होम। क्या बोलेंगे? पापा इज एट होम। तो देखिएगा और एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है और आकर के आपने पापा से कहा कि पापा एक लड़का दरवाजा पर खड़ा हुआ है, तो क्या मतलब है कि
अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो क्या मतलब दरवाजे के आसपास खड़ा हुआ है, तो उसके आसपास खड़े होने के लिए हम यूज करेंगे एट का यूज करने वाले हैं। इसी तरह से आप मान लीजिएगा स्कूल में थे और स्कूल के अंदर कैंटीन भी है, तो हमने कहा कि कहां पे, तो आपने कहा कि मैं स्कूल के कैंटीन में हूं, यानी कि आई एम एट कैंटीन इन स्कूल। तो कैंटीन एक जगह आपका लोकेशन हो गया, तो यहां पर एट आप यूज करने वाले हैं। आपने कहा वे कहां पर हैं, तो वे स्कूल में हैं, दे आर एट स्कूल, क्या हो जाएगा, दे आर एट स्कूल। मैं बीच पर टहलने गया था, समुद्र आप टहलने गए, तो आपने कहा आई वेंट एट द बीच, क्या बोलने वाले हैं, आई वेंट, मैं गया था एट द बीच। गार्डन क्या है, गार्डन जगह है ना, पक्का गारंटी हो गया। तो आपने कहा मैंने बहुत लोगों को गार्डन में देखा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सो अ लॉट ऑफ पीपल एट द गार्डन। क्या आपने कहा एट द गार्डन, कहा गार्डन से पहले एट क्यों लगाए, क्योंकि भाई एक जगह हो रहा है, वो किनारे बैठा हुआ था, ही वाज सिटिंग एट द कॉर्नर, तो किनारे बैठा हुआ था। कॉर्नर के लिए भी आप एट द यूज करने वाले हैं, यानी कि आप एट यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से एट का यूज आपका बहुत आसान हो जाने वाला दोस्तों, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था। आपने कहा कि मैंने राजू को हॉस्पिटल में देखा, हॉस्पिटल की एक जगह है ना, तो आई सो राजू एट द हॉस्पिटल। हाँ, अब अगर इन यूज करेंगे तो क्या हो जाता है, इनमें फर्क है कि अगर आप ये भी कह सकते हैं आई सो राजू इन द हॉस्पिटल, इनमें हो जाएगा कि उसे कवर था, हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा था, ये बताना चाहते हो। ऐड कहेंगे बस उसके आसपास लोकेशन, यानी हॉस्पिटल है, बाहर खड़ा था या हॉस्पिटल के अंदर ही आसपास में खड़ा हुआ था। तो ऐड क्या होता है, उसके आसपास की चीज को कवर करता है, और इन कहेंगे तो उसके बिल्कुल अंदर ही होता है। तो ऐड और इनमें ये आपका डिफरेंस एक हो जाएगा, और बाकी ऐड की वीडियो में सारा डिटेल आपको मैं अलग से बताने वाला हूं। तो ऐड का हमारा क्या, इसमें पता चला सब किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, जैसे क्या हो गया एट स्कूल, एट एयरपोर्ट, एट द शॉप, एट कॉर्नर, एट बीच, कितनी सारे बोलने वाले हैं। अगर आप ये बोल रहे थे इन, जहां पे बोल रहे थे सर आई एम इन होम, तो बिल्कुल गलत था। आज से उसको सही बोलना शुरू करेगा, आप बोलेंगे आई एम एट द होम, मैं घर पर हूं। चलिएगा हम और आगे बढ़ते हैं और एट का चौथा यूज समझते हैं कि चौथा यूज क्या होता है। अरे भाई ईमेल करते हैं ना कि भाई मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तो क्या बोलेंगे, प्लीज ईमेल मी एट लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी। तो जो ईमेल के लिए आप कहने वाले हैं, तो वहां पे आप ईमेल के बाद में कहने वाले हैं एट, वहां पर यूज करेंगे। आपने कहा कि मैं गुलाम नबी सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे ईमेल जो आईडी है प्लीज ईमेल मी एट लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी। इस तरह हमने कहा मुझे जो अपना पत्र लिखना है इस एड्रेस पे लिख दीजिएगा, राइट एट दिस एड्रेस, तो एड्रेस पे लिखना है, पते पे लिखना है, या सेंड मी एट दिस एड्रेस, इस पते पर भेज दीजिएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ईमेल के लिए दोस्तों हो गया। अच्छा, और अगला समझते हैं प्राइस के लिए भी होता है, कोई भी कीमत होती है, भाव होती है, कॉस्ट होती है, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, प्राइस के लिए पांचवा यूज आपका हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैंगो जो है ना, आम आजकल बहुत हाई लेवल पर है, तो इंग्लिश में कहेंगे द मैंगोज आर एट द हाई कोस्ट। क्या आपने कहा, द मैंगोज आर एट द हाई कोस्ट, आपने कहा। तो एट द हाई कोस्ट यानी बड़े महंगे लेवल पे जा रहे हैं। या सिंपल सा क्या हो रहा है भाई, जब भी भाव की बात आ जाएगी तो आप वहां पर एट यूज करने वाले हैं, इन ऑन वगैरह नहीं यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल जा रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए मैं सारा प्रीपोजिशन लेकर के आया हूं। अच्छा, अगला क्या होता है, अगर कोई कमांड देता है, ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है, उससे पहले भी आप यूज करने वाले हैं, क्या यूज करेंगे, एट आप यूज करने वाले हैं। जैसे क्या हुआ कि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया था, आपने कुछ गलती कर दी थी, और प्रिंसिपल साहब उस बात से नाराज थे, जाकर के मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अरे मेरे भाई की गलती हो गई थी, उसे माफ कर दीजिएगा। तो क्या प्रिंसिपल साहब ने माफ कर दिया मेरे रिक्वेस्ट पर, तो यहां पर एक रिक्वेस्ट हुआ आपका। तो जब रिक्वेस्ट होगा तो वहां पर भी आप एट यूज करने वाले हैं। जैसे आप कहेंगे कि प्रिंसिपल सर फॉरगिव यू एट माय रिक्वेस्ट, यहां पे क्या हो गया कि प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें माफ कर दिया मेरे रिक्वेस्ट पर। यहां पर और आप नहीं कहेंगे, जब रिक्वेस्ट वाली बात आती है तो वहां पे एट यूज करेंगे। इसीलिए आपने कहा कि प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल सर फॉरगिव यू एट माय रिक्वेस्ट। अच्छा, इसी तरह अगर आपका कमांड आ जाए, जैसे कि
मैंने सेंटेंस कहा कि ऑफिसर्स के कमांड पर मैंने गब्बर को गोली मार दी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एट ऑफिसर्स कमांड आई शॉट एट गब्बर। तो यहां क्या देखा, एट ऑफिसर्स कमांड यानी कि ऑफिसर्स के कमांड पर, हुक्म पर, ऑर्डर पर आई शॉट एट गब्बर। तो गब्बर पर मैंने गोली मार दी, तो शॉट के बाद में एट लगता है, तो शूट का सेकंड फॉर्म शॉट हो गया, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, आई शॉट एट गब्बर आपका हो गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद ये कि आपकी बहुत आसान जा रहा हो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कांसेप्ट को दिमाग में डालते जाइएगा और बढ़िया आपकी स्पोकन होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आपके लिए कंप्लीटली हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। सातवां यूज आप समझने वाले हैं जब किसी चीज के अच्छा या बेकार, खराब के बारे में बात करेंगे तो हम कहने वाले हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप इसका बताइएगा। जैसे आपको कहना है कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, तो आप क्या कहेंगे, सोचिएगा। आई एम गुड इन इंग्लिश, क्या आप ये नहीं सोच रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सही सेंटेंस आपका होगा आई एम गुड एट इंग्लिश होने वाला है। हाँ दोस्तों, अगर आप गलती करते आ रहे थे तो आज से उसको सुधार लीजिएगा। आई एम गुड एट इंग्लिश होता है, गुड के बाद हमेशा एट का वर्ड ही यूज होने वाला है। अगर आपके साथी गलत बोलते हो, गुड के बाद इन बोलते हो, तो उनको जा करके बताइएगा कि गुड के बाद में इन नहीं, बल्कि गुड के बाद हमेशा एट लगने वाला है। और इसी तरह बैड के साथ में भी एट लगेगा, इन नहीं लगेगा। चलिए मैं अब इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे पहला एग्जांपल तो हमारा था कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, तो हो जाएगा आई एम गुड एट इंग्लिश। हम मैंने कहा कि वो नाचने में बढ़िया है, तो हो जाएगा ही इज गुड एट डांसिंग। वे मैथ में अच्छे हैं, तो आप कहेंगे दे आर गुड एट मैथ, या वे मैथ में अच्छे नहीं है, दे आर नॉट गुड एट मैथ कहने वाले हैं। इसी तरह आपने कहा कि मैं इंग्लिश में बेकार हूं, तो आप कहेंगे आई एम बैड एट इंग्लिश, या मैं इंग्लिश में बेकार नहीं हूं, आई एम नॉट बैड एट इंग्लिश। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि बस आपको इतना ही समझना है कि गुड के बाद हमेशा क्या रहेगा, एट रहेगा, बैड के बाद हमेशा क्या रहेगा, एट रहेगा। अगर आप दूसरा यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप गलत बोल रहे थे, आज से आप सही बोलना बिल्कुल शुरू करिएगा दोस्तों। और हम अगला समझने वाले हैं 8वें नंबर पर कि हम स्पीड की जब बात आती है तो भी हम एट यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, एट। जैसे हमने कहा कि मेरी कार 80 की स्पीड से चल रही थी, तो क्या हो जाएगा, माई कार वॉज रनिंग एट द स्पीड 80। राजू की कार 90 किलोमीटर के स्पीड से चल रही थी। तो आपने क्या देखा, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आप कर रहा कि जब भी किसी स्पीड के बात आएगी तो आप क्या यूज करने वाले हैं, एट का यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे, एट द, आप क्या यूज करेंगे, एट का यूज करने वाले हैं। चलिए अगला यूज समझते हैं। जब किसी इवेंट की बात करते हैं, किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, तो वहां पर आप एट यूज करेंगे। क्या यूज करने वाले हैं, एट आप यूज करने वाले हैं। तो जैसे आपने कहा कि मैं दिवाली पर घर जाऊंगा या ईद पर घर जाऊंगा, तो आपने कहा कि आई विल गो होम एट दिवाली। यहां पर दिवाली से पहले आपने एट की यूज किया, क्योंकि दिवाली एक फेस्टिवल है, और मतलब है कि जब फेस्टिवल से पहले पहले जाते हैं, उसे कुछ दिन पहले जाते हैं, क्या मुंबई में रह रहे हैं और आपका मकान कहीं और जगह पे है, तो जैसे आपने कहा कि मैं और मेरे दोस्त ईद पर घर जाएंगे, तो इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा माय फ्रेंड्स एंड आई विल गो होम एट ईद। तो मतलब क्या हो गया कि मैं और मेरे दोस्त, या मेरे दोस्त और मैं क्या हो जाएगा कि ईद पर घर जाएंगे। तो यहां पर माय फ्रेंड्स एंड आई कहेंगे, अगर आई पहले कहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। सो आपने सेंटेंस कहा कि माय फ्रेंड्स एंड आई विल गो होम एट ईद। तो इस तरह से फेस्टिवल से पहले आप यूज करेंगे, एट यूज करने वाले हैं। पीपल प्ले विथ कलर एट होली, यानी कि लोग होली पर कलर किससे खेलते हैं, कलर के साथ खेलते हैं। तो आपने क्या कहा, पीपल प्ले, क्या आपने कहा, पीपल प्ले विद कलर एट होली, होली पर। होली एक आपका फेस्टिवल है, तो यहां पर इसीलिए आपने क्या लगाया, एट लगाया। अच्छा, अगर कोई और कहता उसका माना थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे होगा कि सर मैं
ईद पर मैं तुमसे मिलूंगा या मैं तुम्हें दिवाली इस पर मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑन ईद या ऑन दिवाली, इसका मतलब सिर्फ उसी दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात दूर रहते हैं तो क्या कहते हैं, मैं ईद पर जाऊंगा, मैं दिवाली पर जाऊंगा, तो मतलब तो उस दिन नहीं, उससे पहले आप घर के लिए निकलेंगे। तो ऑन में फर्क क्या है, उसी दिन की बात हो जाएगी। एट में क्या है, उससे पहले आप निकलते हैं तो वो हो जाता है। तो ये आपका डिफरेंस रहा दोस्तों। एट का हमारा 10वां यूज है जब हम उम्र बताना होता है तब यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि उसने 20 साल की उम्र में शादी की, she got married at the age of 20। आपने कहा she got married, उसने शादी की या उसने शादी की थी at the age of 20 यानी 20 साल की उम्र में। इसी तरह मान लीजिएगा आप अपने स्कूल में कुछ इनाम प्राइज पाए थे, तो आपने कहा मैं 15 साल की उम्र में मेडल पाया था। I got medal at the age of 15। तो इस तरह से आपने और सेंटेंस में कहा कि मेरे दादाजी 70 साल की उम्र में रिटायर हुए थे। My grandfather retired at the age of 70। बहुत यूज होने वाला है, बस आपको करना इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। 10वां यूज आपका हो गया था, जब भी उम्र की बताना होगा तो आप कहने वाले हैं। आपने कहा मेरे भाई की शादी 25 साल की उम्र में होगी, यानी मेरा भाई 25 साल की उम्र में शादी करेगा। My brother will marry at the age of 25। 12वें नंबर पे आपका हो जाएगा जब किसी चीज को निशाना लगा करके कुछ किया जाए। जैसे कि मैं खड़ा था और कुछ लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके, तो क्या हो जाएगा कि some people threw stones at me। तो some people कुछ लोग threw stone at me, यहां पर क्या निशाना लगा करके मुझ पर फेंके थे, इसलिए हमारा और भी नहीं रहेगा, at me हो जाएगा। इसी तरह कहना है कि राजू ने चिड़िया को निशाना लगा के मारा, तो क्या हो जाएगा, राजू shot an arrow at the bird। तो ही शॉट एंड एरो, एरो से तीर से लगा करके उसने निशान लगाया किस पर, एट द बर्ड कहने वाले हैं। क्यों भाई एट यहां पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि निशाना लगा करके आप मारने वाले हैं। आपने कहा कि पुलिस ने गब्बर को गोले से मारा था, तो क्या हो जाएगा, पुलिस शॉट एट गब्बर। तो पुलिस शॉट एट गब्बर, यहां पे निशाना लगा करके मारते हैं यहां पर, इसलिए ऑन नहीं बल्कि आप एट का यूज करने वाले हैं दोस्तों। 12वें नंबर पे क्या हो रहा है, आपका कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उससे पहले आप हमेशा एट यूज करने वाले हैं। जैसे कि दोपहर होता है तो क्या कहते हैं, हम एट नून कहते हैं। नाइट हो जाएगा तो एट नाइट कहते हैं। एट सनसेट कहेंगे, एट सनराइज कहेंगे। तो इस तरह के जो कुछ वर्ड होंगे आपके साथ में क्या लगाएंगे, एट लगाने वाले। चलिए हम पूरे वर्ड स्क्रीन पर देख लेते हैं। आप कहने वाले हैं एट नून कहेंगे, एट नाइट, एट डाउन, एट सनराइज, एट सनसेट, एट ट्विलाइट। अगला आपका जो यूज है, जब कोई कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा हो, किसी ऑफिस में काम कर रहा हो या किसी स्थान पर रहने की बात आएगी तो वहां पर एट यूज करने वाले। जैसे कहना है कि मैं ताज होटल में ठहरा था, तो आप कहेंगे आई स्टेड एट द ताज होटल। तो क्या हो गया, आपने कहा आई स्टेड एट द ताज होटल। तो ताज होटल एक जगह है, एक रहने की जगह है यहां पर, इसीलिए आपने कहा एट का यूज किया। आपने कहा कि मैं एसबीआई बैंक में काम करता हूं, आई वर्क एट एसबीआई। तो एसबीआई आपने कहा, तो एसबीआई मतलब एक आपका बैंक है, तो वहां पर बताने के लिए आपने बैंक कहा। मैं आपने कहा कि मेरा दोस्त जियो कंपनी में काम करता है, My friend works at Jio company। तो क्या होगा कि जब कहीं रहने की बात आएगी, कुछ काम करने की, किसी कंपनी ऑफिस में करने की बात आएगी, तो क्या यूज करने वाले हैं, एट का आप वहां पर यूज करने वाले हैं दोस्तों। लास्ट वर्ड आपका और लास्ट यूज एट का होने वाला है कि कुछ वर्ब ऐसे आते हैं जिनके बाद में हमेशा एट का यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा कि आप मुझ पे मत हंसिएगा, हो जाएगा डोंट लाफ एट मी। तो लाफ के बाद में हमेशा एट ही यूज आता है। मैंने कहा कि वो मुझ पर हंस रहा था, he was laughing at me। तो लाफ के बाद में हमेशा एट का यूज करने वाले हैं। लुक का माना क्या होता है, देखना नहीं, गलत सोच रहे हैं। सिर्फ लुक कहेंगे तो उसका माना दिखना होता है, और लुक के साथ जब एट
कहेंगे तब उसका माना हो जाएगा देखना होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं उसे देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट हिम। अगर कोई लड़का है तो आप कहेंगे आई वॉज लुकिंग एट हिम, अगर कोई लड़की है तो आप कहेंगे आई वॉज लुकिंग एट हर। क्योंकि लुक का वर्ड होता है जो किसी दिशा डायरेक्शन में देखने के लिए ही यूज होता है। दोस्तों हमने कहा विंडो को देखो या विंडो की तरफ देखो या विंडो पर देखो, इंग्लिश में कहेंगे लुक एट विंडो आप कहने वाले हैं। वो मुझ पे घूर रहा था, ही वॉज स्टेरिंग एट मी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आप सारे आपके एट यूज आपका सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। और अब आप स्पोकन करिएगा, इस एग्जाम की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत आपकी सहायता करने वाली ये वीडियो। तो पहला प्रीपोजिशन जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो आपका ओवर का बताने वाला हूं। और ओवर का माना पर, ऊपर होता है, के दौरान भी होता है, इसका सारा डिफरेंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। साथ ही में आप सीखेंगे कि एबो का माना क्या होता है, एबो का इंग्लिश स्पीकिंग और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा क्या फायदा होने वाला है। साथ में हम अब का यूज सीखने वाले हैं कि अब कहां पर और कैसे यूज होने वाला है। और हम आपको सिखाने वाले इस वीडियो में कि बिलो का माना कहां क्या होता है, कहां पर यूज होने वाला है, अंडर का यूज आप कैसे करेंगे, डाउन का यूज कैसे करेंगे और बीनीथ का यूज कैसे करेंगे और साथ साथ में अंडरनीथ का यूज आप कैसे करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवर से। मतलब ये है कि ओवर का इसमें आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अच्छा, ओवर का माना पर भी होता है, ओवर का माना के ऊपर होता है, के ऊपर से भी होता है, ओवर का माना दौरान भी होता है, ओवर का माना खत्म हो जाना भी होता है। चलिए डिफरेंट यूज आपको बताने वाला हूं। जो ओवर का आपका पहला यूज है ये होने वाला है कि कोई चीज पूरी ढकी हुई हो। क्या हो, कोई चीज कोई पूरी ढकी हुई हो तो वहां पर हम ओवर का माना यूज करेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि राजू ने बच्चे के ऊपर शॉल ढक दिया था या फैला दिया था, तो एग्जांपल हो जाएगा कि राजू स्प्रेड द शॉल ओवर द चाइल्ड। अब कहेंगे ओवर द चाइल्ड कहने वाले हैं। अब टेबल देख रहे हैं और जैसे कि सेंटेंस ये हो जाएगा, डिनर का आपका टेबल है और टेबल क्लॉथ उस पर बिछाया गया। जैसे कहना है कि मैंने टेबल क्लॉथ टेबल पर बिछाया, तो क्या कहेंगे, आई स्प्रेड, क्या बोलने वाले हैं, आई स्प्रेड टेबल क्लॉथ। अब क्या कहेंगे, ऑन द टेबल कहेंगे या ओवर द टेबल। यहां पर दोस्तों आपका ऑन बिल्कुल नहीं होने वाला है, यहां पर आपका ओवर हो जाएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा कि आई स्प्रेड टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी टेबल के ऊपर मैंने टेबल क्लॉथ को लगा दिया। अब यहाँ पर ओवर की यूज करने वाले हैं इसलिए कि जो आपका टेबल है पूरे तरीके से वो कवर कर ले रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है कि टेबल को पूरा ढक ले रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम ओवर यूज करने वाले हैं। दूसरा यूज करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। और हम और आगे समझते हैं दोस्तों, ओवर का माना के ऊपर से होता है। इसको ये समझिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा कि डॉग जो है दीवार के ऊपर से कूद गया, तो क्या हो जाएगा कि द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल। अब इस एग्जांपल में देखिएगा कि कुत्ता दीवार के ऊपर से कूदा, मतलब ये है कि दीवार को टच नहीं किया, यहाँ पर दीवार के ऊपर से कूद गया, तो यहाँ पर क्या मूवमेंट भी हो रहा है। तो अब एग्जांपल था द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल। इसी तरह हमने कहा कि चिड़िया मेरे बिल्डिंग के ऊपर उड़ रही है या बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रही है, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माय बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर टाउन के ऊपर उड़ रहा है, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसके ऊपर से उड़ रहा है। तो जहां पर आपका देखेंगे मूवमेंट होने वाला है और ऊपर से जा रहा है, तो वहां पर आप ओवर का यूज करने वाले हैं, दूसरा आप यूज नहीं करेंगे साथियों। जैसे यहाँ पर दो फोटो देख रहे हैं, एक फोटो और दो फोटो को देख रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एक फोटो का अगर दूसरा फोटो एकदम सीधे ऊपर होगा तब वहां पर ओवर यूज करने वाले हैं। जैसे हमने कहा राजू के फोटो राजेश के फोटो के ऊपर है, तो राजूस फोटो इज ओवर राजेश फोटो। तो यहां भी क्या देख रहे हैं कि राजू की फोटो राजेश के ऊपर है, तो यहां इसका हमने कहा कि ए की फोटो बी के ऊपर है, यानी क्या एकदम ऊपर
ऊपर नीचे जब होगा तब वहां पर आप वर यूज करने वाले हैं, वरना फिर अगर दाएं बाएं हो जाएगा तो वहां पर एबो यूज करने वाले हैं। तो इस तरह वर का आपका तीसरा यूज है कि बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए, बस में कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पर बिल्कुल अगर सीधे में हो रहा है तो वहां पर आप यूज करने वाले हैं वर का, और दूसरा यूज आप यहां पर नहीं करने वाले हैं। चौथा यूज वर का हो जाएगा जब क्या होता है किसी चीज पर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा चौक वर, तो किसी चीज पर बात करना। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा टुडे वी शुड डिस्कस वर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन के महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसके उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो जहां पर भी डिस्कस होगा उसके बाद में वर बात करेंगे, और इसी तरह टॉक अगर कहना होगा तो वर पर बात करेंगे। जैसे हमने कहा यू शुड टॉक वर पॉलिटिक्स, कि तुम्हें पॉलिटिक्स पर बात करना चाहिए, तो इस तरह टॉक के बाद में आप वर यूज करेंगे, और डिस्कस के बाद में भी आप वर यूज करने वाले हैं। और आगे हम समझते हैं कि वर का पांचवा यूज कहां पर होने वाला है। इफ समथिंग इज ओवर अ पर्टिकुलर अमाउंट, मेजरमेंट और एज, इट इज मोर देन दैट अमाउंट, मेजरमेंट और एज, यानी कि पर या के ऊपर इसका माना होने वाला है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि द ताज महल वेलकम्स ओवर 6 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर। तो क्या होगा कि ताजमहल जो है स्वागत करती है 6 मिलियन से अधिक लोगों पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो जो ओवर का यूज हो रहा है हमारा बता रहा है उससे अधिक लोग होने वाले हैं। तो इस तरह हमारा ओवर का यूज होने वाला है दोस्तों। जैसे क्लास में आप देखते हैं कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, और आपने जब काउंट नहीं किया लेकिन आपको लग रहा है कि 50 से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं, यानी क्लास में आप गए और आपने देखा कि बच्चे वहां पर ज्यादा हैं, तो आपने कहा कि क्लास में 50 से अधिक स्टूडेंट हैं। तो क्या होगा कि देयर आर ओवर 50 स्टूडेंट्स, कहां पर हो जाएगा, इन द क्लास आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ओवर का माना अधिक होता है, तो यहाँ पर अधिक कहना होगा, वहां पर भी आप ओवर का यूज करने वाले हैं। अच्छा उम्र की बात करते हैं, तो हमने कहा कि अच्छा उसकी शादी होनी, हमने कहा वो तो 30 साल से ज्यादा का है, ही इज ओवर 30, क्या हो जाएगा, ही इज ओवर 30। तो जब उम्र की बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर अधिक की माना लेना है तो हो जाएगा ही इज ओवर 30, यानी उसकी उम्र 30 से ज्यादा होने वाली है। तो क्या हो रहा है, ओवर का माना काउंट कराने के लिए जब कोई चीज ज्यादा होता है तो वहां पर भी आप ओवर का यूज करने वाले हैं। छठा यूज हम समझने वाले हैं जिसके माना होता है, ओवर का माना होता है के दौरान। अच्छा इसको कैसे समझेंगे हम, इफ समथिंग हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैपेंस ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे कि मेनी स्ट्राइक्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हैव नॉट एंडेड सक्सेसफुली। तो हमने कहा मेनी स्ट्राइक्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों के दौरान। तो आपने क्या देखा, मेनी स्ट्राइक्स, बहुत सारे स्ट्राइक्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, यानी पिछले कुछ सालों के दौरान, हैव नॉट एंडेड सक्सेसफुली, कि कामयाबी के साथ में वो समाप्त नहीं हुए हैं। तो आपने ओवर का माना देखा क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका दौरान के माना में भी हो जा रहा है। अच्छा सातवां माना समझते हैं कि ओवर का माना होता है से बाहर भी होता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान होता जाएगा, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ओवर एन इलनेस और एन एक्सपीरियंस, इट हैज फिनिश्ड एंड यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। तो जैसे कि आप बीमार थे और आप अच्छे हो गए, और आने के बाद में हमने कहा कि आई एम ग्लैड दैट यू आर ओवर द फ्लू। तो आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं या मुझे खुशी है कि दैट मतलब कि यू आर ओवर द फ्लू, कि आप जो फ्लू की बीमारी थी आप उससे बाहर आ गए। तो ओवर का माना क्या देखा कि इस तरह से अगर कोई बीमारी से बाहर आ जाता है तो वहां पर भी आप ओवर का यूज करने वाले हैं। और क्या होता है, अगला यूज आप समझ देगा, इसका माना क्या होता है कि जब समाप्त कोई चीज होता है या हो जाता है या पूर्ण हो जाता है तो वहां पर भी हम ओवर का माना लेने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि इफ एन एक्टिविटी इज ओवर और ऑल ओवर, इट इज कंप्लीटली फिनिश्ड। जैसे द बैड टाइम्स वर ओवर, यानी कि बुरे समय समाप्त हो गए। आई वॉज ग्लैड इट वॉज ऑल ओवर, मुझे खुशी थी कि ये संपूर्ण हो गया था, पूरा हो गया था।
चलिए नौवा हम स्टाइल्स का और नौवा इसका यूज समझते हैं कि ऑल ओवर का माना क्या होता है। जब ऑल ओवर आ जाएगा उसका माना हो जाएगा सभी जगह। क्या हो जाएगा उसका माना? सभी जगह हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एकदम फेमस एग्जांपल, मुझे उम्मीद है कि कैच कर लेंगे कि इंग्लिश पूरे दुनिया में बोली जाती है। 10वां एग्जांपल हम समझते हैं, इसे क्या होता है कि ओवर हियर या ओवर दियर। ओवर हियर का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर, जैसे व्हाई डोंट यू कम ओवर हियर, कि आप ये यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं, तो ओवर हियर यूज हो जाएगा। और ओवर दियर कहना है वहां पर, तो क्या कहेंगे? शी मैरिड एन अमेरिकन एंड शी सेटल्ड डाउन ओवर दियर, और वहीं पर वो सेटल हो गई। तो क्या हो गया? अब इस तरह भी कह सकते हैं कि she married an American and settled down over there, कि उसने एक अमेरिकन से शादी किया और ये वहीं पर वो शिफ्ट हो गई। ओवर का माना पलटा हुआ या पलटी हुई भी आता है। जैसे कि if something rolls over or is turned over, its position changes so that the part that was facing upwards is now facing downwards। एग्जाम्पल से हम इसको आसानी समझते हैं। जैसे हमने कहा his car rolled over after a tire was punctured, तो क्या हुआ? his car rolled over, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस ग्रामर हो जाएगा कि उसकी कार पलट गई या लुढ़क गई। after a tire was punctured, कि उसका जो एक टायर था पंक्चर हो जाने के बाद में। अच्छा, ओवर का 12वां हमारा इस्तेमाल जो होने वाला है वो के ऊपर के माने में यूज होने वाला, इस तरह से समझिएगा। जैसे कि इफ यू हैव कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर समवन और समथिंग, यू आर एबल टू कंट्रोल देम और इन्फ्लुएंस देम। जैसे हमने कहा कि द ऑयल कंपनीज हैव लॉस्ट देयर पावर ओवर ऑयल प्राइसेस, तो मतलब क्या हो गया कि द ऑयल कंपनीज की, तेल की कंपनियों ने क्या खो दिया है? अपना पावर खो दिया है कीमतों के ऊपर, कि जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें पावर खो दिया। तो किसी चीज पर इन्फ्लुएंस हो या किसी पर कंट्रोल की बात आती हो तो वहां पर भी आप ओवर का प्रयोग करने वाले हैं साथियों। तो इस एग्जांपल से आई होप अब आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। अगर जरूरत हो वीडियो को और दोबारा आप देखिएगा ताकि ये सारी चीजें आपके लिए अब क्लियर हो जाएं। अब हम समझने जानने वाले हैं कि एबो का माना क्या होता है। देखिए, एबो का माना भी ऊपर होता है। एबो का माना क्या होगा? ऊपर होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल में फर्क आपका होता है। एक तो होता है ये लेवल बताने के लिए आता है, किसी चीज की ऊंचाई बताने के लिए आता है, और दूसरे से क्या फायदा होगा कि ऊंचा तो होगा लेकिन क्या होगा, वो सीधा नहीं बताता है कि दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है, मतलब सीधा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपका एक फोटो नीचे लगा हुआ है और 3 फोटो ऊपर लगे हुए हैं। चलिए हम इनका पहले नाम दे देते हैं। बाएं तरफ से देखिएगा, पहले फोटो का नाम ए हो गया, दूसरे का नाम बी हो गया, तीसरे का नाम सी हो गया। ये तीनों एक लाइन में फोटो लगे हुए हैं, और तीसरा जो चौथा हमारा है वो नीचे लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा चौथा नीचे लगा हुआ, अब इसके ऊपर जो है अगर इसके लेबल बताएंगे तब यहां पर क्या हो जाएगा, जब लेबल बताने में हम एबो यूज करने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए वाले फोटो कह सकते हैं कि ए इज एबो डी। क्या हमने कहा कि ए इज एबो डी। अच्छा, बी वाले को भी कह सकते हैं कि बी इज एबो डी। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर ओवर का यूज किया था कि ये फोटो बिल्कुल ऊपर अगर होगा तो वहां पर ओवर यूज कर सकते हैं। और देखिएगा जो सी फोटो आपका है जो दाहिने तरफ है, यानी कि ऊपर ऊंचाई में तो है लेकिन उसके लेवल में नहीं है, दाहिने बाएं जा रहा है। तो आपका सी फोटो आप जो देख रहे हैं ना, सी फोटो के लिए आप एबो यूज करने वाले हैं। आप कहेंगे कि सी इज एबो डी। तो इसका मेन फर्क यही है कि ऊंचाई बताने वाला होता है। अच्छा, इसका दूसरा यूज क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा कि आप समुद्र में खड़े हुए हैं तो क्या हो रहा है कि हाथ उस पे पानी आपके शोल्डर के ऊपर है, तो हमने कहा कि द वाटर इज एबो शोल्डर। तो क्या हम शोल्डर के ऊपर के हिस्से को बता रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि द वाटर इज एबो शोल्डर, जहां पर भी खड़े हैं। तो इस तरह इसका यूज हो जाने वाला है। चलिए और हम इसको एग्जांपल और क्लियर भी करके समझते हैं दोस्तों। जैसे इसका पहला यूज हम समझते हैं कि he lifted his hands above his head, कि उसने अपने हाथ को अपने सर के ऊपर कर दिया। तो क्या हम एक लेबल यहाँ पे बता रहे हैं कि सर के ऊपर कर दिया। अच्छा, बगैर मूवमेंट वाली चीज भी आप देख लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि there is a painting above the sofa,
कि सोफा के ऊपर एक पेंटिंग है। अब क्या हो रहा है कि सोफा के बिल्कुल ऊपर भी चाहे पेंटिंग को कर ले या थोड़ा दाएं बाएं भी कर ले, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कितना भी दाएं बाएं कर ले, बस ये कि लेबल आपका ऊपर होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो आपने पहले एग्जांपल पे क्या देखा कि मोमेंट भी हो सकता है, जैसे ही लिफ्टेड हिज हैंड्स, उसने अपना हाथ उठाया कहां पर, एबोव हिज हेड, अपने सर के ऊपर। तो यहां पर आपका मोमेंट हो रहा है, लेकिन हम लेबल की बात कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में आपने देखा देयर इज अ पेंटिंग एबोव द सोफा, कि सोफा के ऊपर है, यहां पे मोमेंट है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब सेकंड हम इसका यूज समझते हैं कि द टेम्परेचर रोज टू जस्ट एबोव 40 डिग्रीज, कि जो हमारा टेम्परेचर है कितना बढ़ गया है कि 40 डिग्री के ऊपर बढ़ गया है। तो यहां पर भी आप एबो यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं कि इट वाज एबो एवरेज लेवल्स ऑफ रेनफॉल, कि जो बारिश हुई है, मतलब जो बारिश उसमें मामला था, तो जो लेवल एक रहता है उस लेवल से अधिक था। तो अभी तभी तो आपने कहा इट वाज एबो एवरेज लेवल्स ऑफ रेनफॉल। अच्छा, तीसरा इसका जो फायदा होने वाला है उपरोक्त के माने में हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में आप समझिएगा कि एग्जाम में देखते ना तो क्या लिखा रहता है, द रिजल्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड अबोव, कि नीचे लिखा हुआ है, आपका एग्जाम जो नंबर आपके आए हैं ऊपर लिखे हुए हैं। तो आपने एग्जांपल कह दिया द रिजल्ट हैज बीन, क्या आपने कहा, द रिजल्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड अबोव, कि ऊपर उसको बता दिया गया है। चौथा है, हम इसका यूज समझते हैं, कैसे हो जाएगा कि इफ सम वन इज अबोव यू, they are in a position of authority over you, यानी कि से ऊपर या से श्रेष्ठ के माना में हो जाएगा कि the people above you in the positions of power। एक इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे I had ordered from above, तो यहां पे क्या हो रहा है, I had orders, तो आई हैड ऑर्डर्स यानी कि हमारे पास ऑर्डर थे, पास इंडिफरेंट से ग्रामर हो जाएगा आई हैड ऑर्डर्स फ्रॉम अबोव, यानी कि ऊपर के बड़े अधिकारियों से, बड़े साहब से मेरे पास में ऑर्डर था। इसका पांचवा और आखिरी यूज समझ लीजिएगा कि किस तरह से यूज करने वाले हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस पर आप शक कर रहे हैं, तो हमने कहा वो शक करने के लायक नहीं, वो शक से परे। जैसे आपने कहा एवरीवन इन द मिलिट्री काउंसिल वाज कंप्लीटली अबोव द सस्पिशन, कि हर एक व्यक्ति मिलिट्री काउंसिल में, अरे भाई, शक से परे था, यानी शक कर ही नहीं सकते हैं। तो इसकी पोजीशन की वजह से या वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह शक ना किया जाए, तो वहां पर कहने वाले हैं। और आप एक और लास्ट एग्जांपल इसका समझिएगा, ही इज अबोव सस्पिशन, कि वो सस्पिशन से ऊपर है, कि वो शक से ऊपर है। अच्छा, अब का यूज हम समझते हैं, बहुत ही छोटा सा यूज, बहुत आसान है। जैसे हमने कहा ही क्लाइम्ड अप द ट्री, तो क्या हो रहा है, अब में ऊपर की तरफ हम दिखा दें सीधा जाने के लिए, he climbed up the tree, कि वो पेड़ पर चढ़ा। इसी तरह the price of oil is rising up, क्या हो रहा है कि तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट एग्जांपल समझिएगा, the kite went up, तो यानी कि जो काइट आपका है वो ऊपर जाती गई। तो यहां पर हम इसका यूज करें, बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब हम चलते हैं कि अंडर का यूज समझते हैं कि अंडर का यूज कहां पे होने वाले। पहला, जिसमें मोमेंट ना हो, जैसे कि माई शूज आर अंडर द बेड। अब हम अंडर का यूज समझने वाले, बहुत ही आसान। हमारा अंडर मतलब नीचे होता है, किसी चीज के नीचे। जैसे हमने कहा कि बिल्ली टेबल के नीचे, तो क्या हो जाएगा कि द कैट इज अंडर द टेबल। इसमें क्या हो रहा है कि टेबल और बिल्ली में गैप मिल रहा है। तो जब इस तरह गैप मिलेगा तो वहां पर आप अंडर का यूज करने वाले हैं। अब जो खाना खाने बैठते हैं, अगर मान लीजिएगा टेबल पे बैठे हुए हैं खाने के लिए, सो आपके लेग्स नीचे रहते हैं ना, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, योर लेग्स आर अंडर द टेबल, कि आपके पैर टेबल के नीचे हैं। तो इस तरह जब कोई चीज गैप होता है नीचे बताने के लिए, तो वहां पर आप अंडर का यूज करने वाले हैं साथियों। तो इसमें कुछ मोमेंट है नहीं। जैसे आपने कहा कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, तो बैठे हुए थे, उसमें कुछ मोमेंट था नहीं। कुछ एग्जांपल इसके मोमेंट वाले भी हो जाएंगे, जैसे कि नाव थी, बोट थी और वो ब्रिज के नीचे से निकल गई, तो क्या हो जाएगा कि द बोट, क्या हो जाएगा, द बोट पास्ड अंडर द ब्रिज,
तो क्या हो रहा है कि नीचे है और ब्रिज को टच नहीं की हुई है और लेकिन मूवमेंट में जा रही है, तो यहां पर भी आप अंडर का दोस्तों यूज करने वाले हैं। चलिए हम और इसका अगला बहुत ही आसान यूज समझते हैं। अच्छा, इसका एज बताने के लिए भी आता है, जैसे अगर उम्र कम होती है तो वहां पर आप एज बताएंगे, जैसे कहना है इट इज अनलॉफुल टू बाय सिगरेट्स इफ यू आर अंडर 21 ईयर्स, कि अगर आप 21 साल से छोटे हैं तो सिगरेट खरीदना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। या इट इज अनलॉफुल टू बाय वाइन, की मतलब है कि लॉफुल नहीं है आपके लिए शराब खरीदना इफ यू आर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप 21 साल के उम्र के अंदर हैं। लास्ट एग्जांपल इसका और समझते हैं उम्र के बारे में। आई कैन नॉट परमिट यू टू एंटर दिस क्लब, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता हूं इस क्लब में प्रवेश करने का। किस लिए नहीं दे सकते भैया? यू आर अंडर एज, यू आर अंडर एज मतलब है कि अभी उम्र के अंदर हो, जो एक लिमिट बनी हुई है उस उम्र से मतलब कम हो, तो इसके लिए हमारा दोस्तों यहाँ पर यूज हो जाएगा। चलिए हम अगला इसका यूज समझते हैं। क्या होता है, अंडर के साथ में कुछ हम और वर्ड लगा देते हैं। तो अंडर इज ऑल्सो यूज इन कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन सच एज अंडर द वेदर, अंडर प्रेशर, अंडर द लॉ, अंडर अरेस्ट। तो आपने इसके अंडर के सारे यूज समझे। और हम अब अगला यूज समझते हैं कि बिलो का माना का यूज होने वाला। बिलो का माना भी नीचे होने वाला है, और ये जो अपोजिट है एबो का अपोजिट है। जैसे माय नेम इज बिलो राजूस नेम, कि मेरा नाम राजू के नाम से नीचे है। पीटर इज एबो मी एंड मोनिका इज बिलो मी। तो क्या होगा, पीटर इज एबो मी यानी पीटर मुझसे ऊपर। एक लिस्ट आप देख रहे हैं, तो कहा पीटर ऊपर है और मोनिका नीचे है। इसी तरह आपने कहा कि रामूस फोटो इज बिलो राजूस फोटो, कि रामू की फोटो राजू के फोटो के नीचे है। कहना है कि श्रीलंका इज बिलो इंडिया, तो क्या होगा कि श्रीलंका है जो इंडिया से नीचे है। तो इस तरह से हो जाएगा। और इसका यूज हम देखते हैं कि सम पीपल थिंक शी मैरिड बिलो हर फैमिली, कुछ लोग सोचते हैं कि उसने अपने से नीचे परिवार में उसने शादी कर लिया। तो बिलो का यूज हमारा कभी नीचे परिवार के पोजीशन दिखाने के लिए भी हम यूज करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम इसका लास्ट यूज और समझते हैं। एक डाउन का जो हमने आपको बताया था, ये आपका अपोजिट डाउन हो जाने वाला है। तो एग्जांपल समझिएगा, he climbed down the tree, कि वो पेड़ से नीचे उतरा। जब ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ डायरेक्ट आना कह दे तो आप डाउन कहने वाले हैं। जैसे कि they got down from the train, कि वो ट्रेन से उतर गए। the oil price fell down, कि तेल का भाव गिर गया। तो यहां से आपका डाउन यूज हो जाएगा। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही आसान कलिमा था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। यदि आपको फिर भी कुछ लगा हो तो इसको दोबारा और आप वॉच कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड बाय।